हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है लास्ट क्लास हम लोग जो टास्क दिए थे कॉस्ट शीट का, तो वो आप कंप्लीट कर लिए होंगे और कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लास्ट क्लास का टास्क क्या था? पेज 3.57 में जो थे क्वेश्चंस, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9। 3 हो गया होगा, 4 हो गया होगा, 6 7 में भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, 8 9। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे, या हम लोग फ़ोन पे डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि सर आपको हमको ये क्वेश्चन नंबर समझ में नहीं आया या मेरा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। आज हम कॉस्ट शीट की नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। कॉपी में लिखिएगा आप लोग, जनरल नोट्स फॉर कॉस्ट शीट। सबसे पहला आइटम है आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। फर्स्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट शीट एक एस्टिमेटेड बेसिस में बनती है, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस प्योरली फाइनेंशियल नेचर का होता है। प्योरली फाइनेंशियल नेचर मतलब जब एक्चुअल में हम बिजनेस करते हैं तो वो सब एक्सपेंसेस लगेगा, उसके बाद ही वो हमको पता चलेगा। तो कुछ एक्सपेंसेस है जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बिजनेस करते हैं हम, उसके लिए ये एक्सपेंसेस या इनकम हमारे लिए हो सकता है, बट कॉस्ट शीट बनाते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हुए ये आइटम्स हमारा एक्सक्लूडेड रहेगा, कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। ठीक है, क्या क्या है ये आइटम लिखते जाइए। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस, एग्जाम्पल है बैंक इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट, ये सब हम कंसिडर नहीं करेंगे। दो प्रकार का डिस्काउंट होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और कुछ नहीं है, डिस्काउंट ऑन जल्दी कैश पेमेंट करने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं, डेट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कैश। ठीक है, ये नहीं आएगा। और एक डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। इसका क्या करेंगे?
it is deducted from sales price and entry is made only for the net price in the cost books. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का क्या करना है, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स प्राइस एंड एंट्री इज मेड ओनली फॉर द नेट प्राइस इन द कॉस्ट बुक्स. ठीक है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद है आपको? ये जो यहाँ सेल्स लेते थे हम लोग, ये सेल्स में से क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होके लिखा जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स. ये भी कॉस्ट शीट में हम लोग नहीं लेंगे. नेक्स्ट है गुडविल रिटर्न ऑफ, इसको भी कॉस्ट शीट में नहीं लेंगे. कुछ फंड्स बिजनेस मेंटेन करता है, जैसे सिंकिंग फंड, तो वो सब में भी अगर कोई फंड ट्रांसफर होगा तो वो सब भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे कॉस्ट शीट बनाते हुए. पेमेंट ऑफ सेल टैक्स, वैट, जीएसटी, ये सब भी कॉस्ट शीट में कंसिडर नहीं होगा. चार प्रकार की जीएसटी होती है. एक स्टेट से दूसरा स्टेट अगर गुड्स बेचेंगे तो आईजीएसटी एप्लीकेबल है. विद इन स्टेट अगर गुड्स बेचेंगे तो 50-50 का रेशियो में सीजीएसटी और एसजीएसटी में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. और अगर यूनियन टेरिटरी में गुड्स बेचेंगे तो वहां पे सीजीएसटी और यूजीएसटी एप्लीकेबल होगा. ओके, इतना डीप हम लोग को दरकार नहीं है, फिर भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दिया कि कितने प्रकार के जीएसटी हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी. जीएसटी का फुल फॉर्म पता होगा आपको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है, नेक्स्ट है इनकम टैक्स. एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स.
प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। रेंट रिसीव्ड। डिविडेंड डिविडेंड रिसीव्ड। डोनेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये आइटम्स दिया है तो आप इसके साइड पे क्रॉस लगा दीजिएगा। ये आइटम आपके कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें से भूल से एक भी आइटम अगर कॉस्ट शीट में ले लिए तो आपका कॉस्ट शीट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आइटम्स कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। एक बार फिर से देख लेते क्या क्या आइटम था ये। सबसे पहले था इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट, बेड डेप्ट, गुडविल रिटर्न ऑफ, ट्रांसफर टू फंड्स, पेमेंट ऑफ सेल टैक्स, वैट, जीएसटी, इनकम टैक्स, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड, डोनेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरहेड्स। जब हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़े थे तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में हम लोग देखे थे कि तीन प्रकार का ओवरहेड्स था प्राइम कॉस्ट आने के बाद। प्राइम कॉस्ट क्या था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड करते थे तो आता प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? फैक्ट्री से रिलेटेड ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, ये सारा का सारा एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस। ऑफिस से रिलेटेड अगर कोई खर्चा है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। आइटम्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अनप्रोडक्टिव वेजेस।
याद रखिएगा, डायरेक्ट वेजेस को प्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं। तो अनप्रोडक्टिव वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस होता है। ठीक है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री हीट, ये सारे एक्सपेंसेस भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। नेक्स्ट है मोटिव पावर। मोटिव पावर भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। ठीक है, इसके लिए आप ब्रैकेट में लिख लो मोटिव पावर क्या होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा used to drive मशीनरी। ठीक है, मशीन को जो स्टीम, वाटर या इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है उसको हम लोग मोटिव पावर बोलते हैं। बहुत सारे टीचर आपको खाली मोटिव पावर बोल देते हैं कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आएगा, बट क्या होता है कोई भी नहीं बताता। ठीक है, तो मोटिव पावर आप समझ गए क्या होता है। मोटिव पावर, इट इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी विच इज स्पेसिफिकली यूज टू डिराइव मशीनरी। नेक्स्ट है हाउलेज। ये नाम बराबर आप सुनते हैं। ठीक है, एक बार इसकी स्पेलिंग ठीक से लिख देते हैं। हाउलेज। ठीक है, ये क्या होता है। बताना नहीं पड़ेगा। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स को हम लोग हाउलेज बोलते हैं। नेक्स्ट है लूज टूल्स रिटर्न ऑफ। ये भी आइटम है फैक्ट्री एक्सपेंसेस का। क्या होता है लूज टूल्स, लिख लीजिए। लूज टूल्स आर दोज एसेट्स which are used various steps of production। हिंदी में जानते हैं लूज टूल्स क्या होता है। पाना, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, प्लास। ठीक है, ये सभी लूज टूल्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। इसमें क्या क्या आएगा। लीगल एंड लीगल एक्सपेंसेस,
प्रॉपर्टी टैक्स ऑन ऑफिस बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, अगर डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट होगा, प्लांट एंड मशीनरी, तो वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आएगा। मगर अगर डेप्रीशिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग दिया है तो वो ऑफिस ओवरहेड के अंदर आएगा। एक आइटम हम लोग यहां लिख लिए थे, बैंक चार्जेस, लिखे थे क्या? यहां हम लिखे बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस नहीं लिखे, ध्यान रखिएगा। आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट में है बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस नहीं है। तो ऑफिस ओवरहेड में आ जाएगा बैंक चार्जेस। नेक्स्ट है आइटम्स ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिलीवरी के लिए जो भी ऑटो वगैरह रहेंगे या डिलीवरी वैन्स रहेंगे तो उसका जो भी डिप्रिशिएशन आएगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। डिलीवरी वैन्स के अपकीपिंग मतलब उनका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी यहाँ पे आएगा। कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स डिपोट्स, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्या लिखा हूं, इफ प्रॉब्लम रिमेन्स साइलेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, इफ प्रॉब्लम रिमेन्स साइलेंट। मटेरियल और वेजेस खाली दिया, डायरेक्ट वर्ड उसके साथ नहीं दिया है। ठीक है,
तो मटेरियल और वेजेस अगर दिया है विदाउट एनी क्वालिफाइंग टर्म, मतलब इसके आगे डायरेक्ट वर्ड नहीं दिया हुआ है, विदाउट एनी क्वालिफाइंग टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डीम्ड एज्यूम कर लेंगे कि इट इज डायरेक्ट इन नेचर। ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉस्ट शीट का स्टार्टिंग 2 या 3 आइटम है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में अगर खाली मटेरियल और लेबर दिया है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है। ऑल्सो वी एज्यूम, बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया होता है। ठीक है, सो क्या हम लोग करेंगे, वी विल एज्यूम दैट अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट देयर, नॉट देयर। ठीक है, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में सारा आइटम रहे, तो अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नॉट देयर। ओके, बोला है इफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर गिवन फॉर यूनिट्स सोल्ड आउट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और एडजस्टमेंट करने के बाद इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्स में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, एक फॉर्मूला भी लिख लीजिए यूनिट सोल्ड का। यूनिट सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, ये सारा चीज यूनिट्स में है। ये सारा चीज यूनिट्स में है। ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स, ऐड करेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यूनिट्स सोल्ड आ जाएगा। कभी कभी हो सकता है आपको यूनिट्स सोल्ड पता हो और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड निकालना पड़े,
तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करके दोनों में से एक चीज़ निकाल सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, if goods produced are partly sold out and if finished stock valuation is not given, क्या बोला है, इफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आर पार्टली सोल्ड आउट, जितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उतना अगर नहीं बेचे हैं तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया होगा, तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा उसके लिए भी क्या बोला है, इफ फिनिश स्टॉक वैल्यूएशन इज नॉट गिवन, क्या करेंगे हम, वी इनिशियली प्रिपेयर जनरल कॉस्ट शीट, जो कॉस्ट शीट बनाए थे अप टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कॉस्ट शीट को बनाएंगे। वी इनिशियली प्रिपेयर जनरल कॉस्ट शीट एज अबव अप टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद क्या करेंगे, देन वी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स स्टार्टिंग विथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स सोल्ड आउट। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ सेल्स बनाने बोला है तो हम ये चीज फॉलो करेंगे, अगर नहीं बोला है कुछ तो हम ये फॉलो करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। बट अगर क्वेश्चन में आपको पूछ लिया है कि स्टेटमेंट ऑफ सेल्स बनाना है तो फिर हम ये फॉलो करेंगे। ये जो स्टेटमेंट ऑफ सेल्स है, हियर वी विल ऑल्सो कंसिडर selling and distribution overheads and sales value, ठीक है। अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, इफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज टू बी फाउंड आउट, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से और मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आ जाएगा आपका
वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आज का असाइनमेंट कुछ खास नहीं है। जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था और सेकेंड क्लास में पढ़ा था, आप ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट को एक बार अच्छे से पढ़िएगा। यू शुड बी थॉरो विद द फॉर्मेट, ओके। और सेकेंड, आज जितना भी नोट्स मैंने दिया है उस नोट्स को थॉरोली एक बार 2 बार अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे ये तो सारा चीज़ काम आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, आज फिर आपको बोल रहा हूँ मैं, हमारा ऐप है विज्ञान जूनियर्स। डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर। अगर आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेंगे तो जितनी भी क्लासेस या नोट्स या टेस्ट मेरे अपलोड होंगे तो वो सारा का सारा चीज़ आपको नोटिफिकेशन पे अपने आप आ जाएगा। ओके, थैंक यू।